तो नहीं होगा कि एक मामले में हम कंप्रोमाइज करते हैं तो दूसरे मामले में कहीं हमारी समाज संस्कृति हमारे जो धर्म है उसके साथ हर जगह समझौता करना पड़े। दोनों पक्षों में एक ही बात भी आ सकती है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं कहना चाहूंगा कि उनकी जो पहल है, और आपने भी कहा, अभी भिंडा साहब ने भी कहा, मीना साहब ने भी कहा कि एक आस्था है सबकी, जिस तरह से एक धार्मिक आस्था है उसी तरह से न्यायपालिका में भी एक विश्वास और आस्था है। जी जी जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती अगर ऐसा कोई रास्ता निकलता है और जो भी पक्षकार हैं उसके बैठ वो मिलकर के चाहे जितना भी समय लगे वो कोई ऐसा जो सबको उनको मान्य हो ऐसा हल निकलता है तो इससे अच्छी इस देश के लिए कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह की बातें आना शुरू हो गई हैं और हम कोई किसी पर शंका जाहिर नहीं कर रहे हैं ना कर सकते हैं। देखिए वो बहुत बड़े पद पर हैं और हमारे जो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस महोदय हैं उन्होंने जो बात कही है, लेकिन जिस इसमें कोई जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि अभी भी मैं आपको बता सकता हूं जो बड़ी बड़ी वीएचपी के लीडर क्या कह रहे हैं कि देखिए हो सकता है कि सब लोग ये मान लें कि वो जो जगह है वो राम जन्मभूमि ही है। ये वीएचपी ने कही है, त्रिलोकी पांडे साहब ने कहा है। निर्मोही अखाड़े का कहना है, देखिए आज के अखबार में छपा है कि साहब अगर मामले का हल मंदिर की तामीर से ही निकलेगा। लेकिन इस तरह की बातें मतलब जो बयानात आना शुरू हो गए हैं, मैंने कहना ये चाह रहा हूं आपसे, हट और जिद और हट धर्मी से तो कोई बात नहीं बनेगी, है ना। कोई ऐसा हल जो मान्य हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक और बात इससे जोड़कर कहना चाहूंगा, इस मामले में जिस तरह से दुख की बात है, हमारे देश का कोई भी चीज हो ऐसा हो जिससे हमारे देश का सम्मान बढ़े, इस मामले में जिस तरह से हमारे देश के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, चोट पहुंचाई गई है, चाहे मूर्तियां रखने का मामला हो, चाहे ताला खुलवाने का मामला हो, चाहे शिलान्यास का मामला हो, चाहे रामलला की मूर्तियां हम वहां पर रख करके और पूजा की परमिशन देने का मामला हो, चाहे 1992 के जो मुलजिमीन हैं, बाबरी मस्जिद को गिराने के जो मुलजिमीन हैं, उनके नाम आज हो जाने के बाद भी उन मुलजिमीन को अभी तक कोई सजा नहीं मिली है। वो आजाद घूम रहे हैं और आजाद ही नहीं घूम रहे हैं, अब तो वो कहां से कहां पहुंच गए आप सब जानते हैं। और जिन्होंने उस वक्त जमीन एक्वायर कर ली थी, होना तो ये चाहिए था, इंसाफ का तकाजा तो ये था कि उस वक्त उसको बंद कर दिया जाता, स्टे लगा दिया जाता, कुछ नहीं होगा दोनों तरफ से। अब उन लोगों को ठेस पहुंचेगी कि नहीं उनके दिल को, कि जो नमाज पढ़ते थे उनको तो पाबंद कर दिया गया और जिन्होंने बाद में उसमें मूर्ति स्थापित की और अपना दावा साबित करने की कोशिश की, उनको वहां पर पूजा की इजाजत है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समझौता हो, इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि वो। नाजिमुद्दीन साहब, सवाल ये है यहाँ पे कि अगर जिन सज्जन का आप नाम बता रहे हैं कि कोई निर्मोही अखाड़े के हैं या फिर विश्व हिंदू परिषद के हैं, देखिए विश्व हिंदू परिषद भी एक किसी व्यक्ति का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक सोच और एक धर्म का हो सकता है। इसी तरह से राम मंदिर का जो मामला है एक आस्था का केंद्र है, या चाहे वहां पे बाबरी मस्जिद बनी हो वो आस्था का केंद्र है, वो एक बहुत बड़े एक संप्रदाय और उसके अनुयायियों का एक आस्था का केंद्र है। व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन व्यक्ति विशेष का इसमें योगदान नहीं हो सकता और कंप्रोमाइज भी नहीं हो सकता अगर किसी एक व्यक्ति के बयान को लेकर के कहें। देखिए नरेंद्र मोदी इस मामले में अपना कोई बयान देते हैं अहमियत नहीं रखते हैं, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री के नाते अगर कुछ बात बोलते हैं तो वो अहमियत रखते हैं। क्योंकि देखिए एक ये जैसे मैंने कहा कि जस्टिस खेर इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई व्यक्तिगत रूप से टिप्पणियां भी आ सकती है इसके अंदर, व्यक्तिगत रूप से या छोटे छोटे संगठन इसका विरोध भी कर सकते हैं अगर समझौता होने के बाद में, लेकिन एक समग्र विचार के साथ में इस पर चर्चा करनी होगी। केवल एक छोटा सा कोई अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके कोई कह दे कि बिल्कुल ये नहीं होगा, ये मंजूर नहीं है, मंजूर देश के सौहार्द और शांति के लिए जरूरी है। तो इसमें मुझे लगता है कि त्याग और बड़प्पन सभी को रखना होगा और जस्टिस खेर की मुझे लगता है कि जो पहल है हम सैल्यूट करना चाहेंगे और सभी लोगों को सहयोग भी करना चाहिए इसके अंदर कि वो जो विचार लेकर के चल रहे हैं, सोच लेकर के चल रहे हैं, वो फैसले की घड़ी हो सकती है उनके माध्यम से, लेकिन कोऑपरेट करना चाहिए। क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत कम मामलों में, मुझे मालूम नहीं है कि जैन साहब बता सकते हैं कि कभी ऐसा वक्तव्य कभी कोर्ट ने दिया हो कि इस मामले का हल निकाले, हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़प्पन और एक बहुत डीप सोच के साथ में उन्होंने ये बात कही है और लगता है कि जैसे हम धर्म के प्रति आस्था वैसे ही न्यायपालिका के प्रति भी हमारी आस्था है, इसका विचार किया जाना चाहिए। कुछ कह रहे थे आप खान साहब? हाँ नहीं, मैं तो ये कह रहा था, देखिए अच्छा है अगर किसी सर्वमान्य हल पर जो पक्षकार हैं असल तो वो डिसीजन लेंगे। देखिए हम जो बात कर रहे हैं ना, ये भी हमारे सुझाव भी हैं, है ना। असल तो जो पक्षकार हैं वो बैठे और माननीय न्यायाधीश महोदय उसमें वो करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि
जिद और हठधर्मी ना हो उसमें किसी भी तरह की, बिल्कुल किसी भी पक्ष की नहीं होनी चाहिए। पीछे के दौर में होता रहा है, हाँ, ऐसा कुछ ना हो, कोई भी जिद और हठधर्मी पड़ ना जाए। ये जो बात हो उसको ठीक तरह से साक्ष्यों के अनुसार, मैं तो कहना चाहूंगा कि सभी पक्षकार ये मान करके चले और उसमें एक विश्वास जताते हुए कि जो लोग अदालत की दहलीज पे जा रहे हैं और मध्यस्थता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ है, जो पक्षकार है वो सबूत हैं और उन्हें सबूत मानते हुए मध्यस्थता के बीच में जो अगर रास्ता निकलता है तो उसे मंजूर भी करना चाहिए। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी पहल और इतना बड़ा रास्ता निकालने के लिए जो एक जिरह के साथ में एक मध्यस्थता करने की एक पहल की गई है, वो भविष्य में फिर बहुत मुश्किल होगा कि कभी कई पीढ़ियां गुजर जाएंगे, लेकिन इस मामले का हल होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बात कहना बहुत सहज है कि इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है या कानून में बदलाव हो सकता है, लेकिन कानून में बदलाव के लिए रास्ते बहुत सारे दूसरे लोगों के पास में खुले, तो ये बहुत मुश्किल काम है। ये सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस खेर ने बहुत ही सोच विचार करके सारी चीजों को देख करके और उसके बाद ही कहा है। चलिए मैं भिंडा साहब आपके पास में आना चाहूंगा, क्या वास्तव में जो पक्षकार हैं उन्हें सबूत मानते हुए अब पहल करनी चाहिए कि जो पक्षकार हैं अगर मध्यस्थता के दौरान अगर कोई भी कंप्रोमाइज करना पड़े तो उस पर सबको सहमति बनानी चाहिए? सहमति बनाने का रास्ता ही तो खोजने की बात चल रही है। न्यायाधीश महोदय यही तो कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थता कर लूंगा और आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठिए। बिल्कुल देखो ये जो विषय है इसमें एक तो मेरा व्यक्तिगत विचार है जी, बावरी मस्जिद कह करके उसको आस्था का पॉइंट बनाना, एक तो इसको विड्रॉ करना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। और राम वहाँ पैदा हुए, राम सबकी आस्था का केंद्र है, इस कारण राम मस्जिद थी नहीं, कभी नमाज नहीं पढ़ी। आप बार बार कह रहे हो नमाज कभी रिकॉर्ड पर है और तोड़ा नहीं गया क्या? वो बाबर कौन था? लुटेरा था, बाहर से आया था, बाबर बाहर से आया था। उसने मंदिर नहीं उखाड़ेंगे नहीं, तथ्य है, तो इतिहास का तथ्य है कि बाबर ने तोड़ाया उसको, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। जो भी आप जो मस्जिद कहते हो, हम तो कहते हैं ढांचा है, तो उसके जो खंभे भी बनाए गए उनमें भी वो मूर्तियों के वही लगे हुए हैं, हिंदू चिन्ह लगे हुए हैं। बाद में जब ये ढांचा टूटा तब भी उसमें जो नीचे मड़वा नहीं उसमें मूर्तियां फैसला कर देगा। नहीं वो तो करेगा ही, लेकिन उसमें देखो ऐसा है, हम तो कह रहे हैं मानेंगे। शहाबुद्दीन के मामले में सरकार को कानून बदलना पड़ा ना, वो कहाँ माना आपने सुप्रीम कोर्ट को, कहाँ माना सुप्रीम कोर्ट को, माना कहाँ? न्याय का मामला है। नहीं ये भी न्याय का मामला है कि जो तोड़कर कब्जा किया हुआ है, अतिक्रमण है, अतिक्रमण था तो शक्ति का ताकत लगा करके अतिक्रमण था, तो विदेशी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण था। अंग्रेजों में बाबर नहीं, जिद नहीं है, मान के चल रहे हैं, कैसे मामला चले? मान के चलो भाई, हम अगर आप ये मान के चले, मैं ये मान के चलूं, कैसे मामला चले? न्यायालय का मतलब ये होता है, न्यायालय स्थापित होने का मतलब ये होता है कि अगर दो भाइयों में कोई बात हो गई है, अब आप नहीं सही है, या तो ये कहते हो मस्जिद नहीं जा सकती, नहीं मस्जिद जा नहीं सकती, वो कहते हो पाकिस्तान और जितने कंडीशन में हटे ना, राष्ट्र में हटे ना, रोल मॉडल नहीं है हमारे लिए, रोल मॉडल नहीं तो क्या दिक्कत है? उदारता दो ना, कहीं नहीं होता, उदारता दिखाओ ना, उसको बढ़ाया जा सकता है, फैलाया जा सकता है, उदारता दिखाओ। ऐसा अच्छा फैसला करो। 1500 मंदिर नरेंद्र मोदी ने भी हटवाए थे, हटाए ना, रास्ता निकालने के लिए जयपुर में है ना, रास्ता चौड़ा करने के लिए बड़ौदा के अंदर उन्होंने हटाया, उसके दौरान दंगे भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन वो बात एक सही था कि उन्होंने एक नजरिया एक रखा। उस दौरान चाहे मस्जिद आई, चाहे तकिया आया, चाहे कोई भी मंदिर आया, चाहे कोई भी गुरुद्वारा आया, जो उन्हें लगता था कि रास्ते में आधार पर बनेगा कि किसको आधार बनाएंगे तभी आगे बढ़ने की बात आएगी, वरना तो जिद करके बैठे। अगर किसी भी चीज में साक्ष्य मिल रहे हैं तो माननीय न्यायालय को फैसला कर देना चाहिए। एक पक्ष तो कर दिया ना उन्होंने, इलाहाबाद ने किया ना, क्या इलाहाबाद ने फैसला किया है इलाहाबाद में। वैसे थोड़ी होता है, ऐसे बंटवारा करना कोई फैसला माना जाता है? वो फैसला कोई फैसला नहीं है, वो तो कैसे कर दिया है, तीन जज ने, एक ने लिख दिया, दो ने लिख दिया, वो तो किसी ने नहीं माना उसको। चलिए ये तो मान लिया ना, वो राम का जन्म स्थान पहुंचे हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। तो दुनिया का कोई भी साक्ष्य नहीं होगा कि राम का जन्म वहां नहीं हुआ, अयोध्या में हुआ होगा, कौन, इससे हम नहीं कह रहे, हुआ होगा, हम भी सम्मान करते हैं। तो सीता की रसोई बराबर बनी हुई है, सम्मान, बाकी चिन्ह बने हुए हैं, सब करना भी चाहिए, लेकिन जिद नहीं होनी चाहिए, हठधर्मी नहीं होनी चाहिए, यही होगा। की तो बात है ही नहीं। अडवाणी जी रथ लेकर चले थे, वो बिहार में रुक गए, वो अलग बात है। अडवाणी जी ने क्या किया था? पूरे देश का वातावरण खराब किया था। वो आज उन्हीं की पार्टी सत्ता में है, 2 से वो कहां तक पहुंच गए, क्यों पहुंच गए, उन्होंने राजनीति का विषय बनाया इसको, पूरे देश के माहौल को खराब किया। बनेगा वो तो आस्था का केंद्र है, आस्था का बिंदु है। 1906 दिसंबर 1992 को पूरी दुनिया के सामने हमारा आस्था का सर जो है वो शर्म से झुक गया। भारत में ऐसा भी होता है,
आप ये बताओ, अब मानो या मत मानो? नहीं मानूंगा नहीं। प्रश्न इंटरनेशनली है, साधारण बात नहीं है। हम यहाँ वोट लेने के लिए, राज करने के लिए कुछ भी कितना करिए आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पिछली दफा घटना हुई, हमारे देश के प्रति क्या माहौल बना, फैसला करिए। मैं किसकी वजह से बड़ा नहीं बड़ा उसमें नहीं जाना। देखिए, इसको अभी प्राइम मिनिस्टर को हम छोड़ करके ऐसे लोगों को कंट्रोल करके, भावना है ना, ऐसे लोगों को कंट्रोल करके उनको वो जो प्राइम मिनिस्टर करेंगे देश मानेगा, लेकिन निष्पक्ष तौर पे वही कर लेंगे। जो बेलगाम लोग हैं उन पर लगाम लगाएं। एक व्यक्ति को कह करके कोई भी कह देगा। अब आजम खान ने कम कहा क्या? वो देश में रहने लायक क्या कहा उसने? डाइन है। मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा तो डाइन कह दिया। मैं ये कह रहा हूँ, मान लेंगे, हम तो नहीं मानते। आजम खान हो या सुब्रमण्यम स्वामी हो, एक ही बात है। इन पे प्राइम मिनिस्टर, देश का प्राइम मिनिस्टर है क्या? देश का प्राइम मिनिस्टर है, वो देश को रिप्रेजेंट हिंदू समाज का अधिकृत व्यक्ति है, वो सरकार का अधिकृत व्यक्ति है। क्या है वो? नरेंद्र मोदी नहीं, ये आपके लाए, अपनी चॉइस का लाए हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर भी उसको रख रहे हैं। आते रहते, आप पार्टी में आते रहते, जाते रहते, पार्टी में आते रहते, जाते रहते। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी को आते रहते, जाते रहते पार्टी में। ना तो देखिए नरेंद्र मोदी ने प्रेरित किया होगा, और सुब्रमण्यम स्वामी मुझे लगता है कि जो पर्सनैलिटी हो किसी के प्रेरित करने से, नरेंद्र मोदी जानते हैं सुब्रमण्यम स्वामी को क्या करना है। सुब्रमण्यम स्वामी की स्थिति नहीं है, मैं औकात शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहना चाहता हूँ औकात नहीं है कि बिना प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट के या भावना के वैसा कर सकते। कंसेंट नहीं होगी तो भावना। 2 साल की बात कर रहे हो मीना जी, पहले भी वो बहुत सारे मामले मैं जानता हूँ, कितनी बार परिवर्तन हुआ है, वो चर्चाओं में काफी रहते हैं, और वो उनके मामले इसी तरह के आते हैं, और पता नहीं वो किसके खिलाफ, अगर उनके कुछ लगता है कि ये देश हित में मैं ये लिटिगेशन लगाऊंगा तो जा सकते हैं। चलिए, लेकिन मैं एक जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, बात तो सही है कि इसमें राजनीतिक रंग भी एक बड़ी बाधा रही है, और राजनीतिक रंग सभी तरफ से, जिसको लगता है अगर बीजेपी ने इसमें राम मंदिर के मुद्दे को एक इश्यू बनाया है, तो दूसरी पार्टियों ने भी उसी तरह से उस अंदाज में रखा। मैं नाजिमुद्दीन साहब की बात से भी सहमत हूं, और भिंडा साहब की बात से सहमत हूं कि इसमें कंप्रोमाइज ही है, एक आधार हो सकता है, बात सही है। अदरवाइज तो कोई ना कोई बातें जब चलती रहेंगी तो बहुत मुश्किल होगा। मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि जब मस्जिद बनती है तो वो अल्लाह की इमारत है और अल्लाह को सुबूत की दी जाती है, उसे हटाया नहीं जा सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये देखे एक कहने को हो सकता है, ऐसे मंदिरों के लिए भी कहे जाते थे, लेकिन जब लगता है कि रास्ते निकालने के लिए मंदिर भी तोड़े गए हैं, और हिंदुस्तान में हो सकता है कि नहीं हो। मैं ये इसी के रिगार्डिंग में कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसी जगह पे मस्जिद तोड़ी गई है। ये इशू नहीं है, मस्जिद नहीं, ये तयशुदा चीज है, इस्लाम का एक अंग है, मस्जिद के बारे में तय है बात। लेकिन अगर कोई गलत हुआ है, कोई गलत जगह पे बनाई गई है, किसी और की जमीन पर, तो वो मस्जिद होगी नहीं, वो जुर्म होगा एक तरह से, वो मस्जिद नहीं मानी जाएगी। मैं उसी को लेकर के मैं डिस्प्यूटेड जगह पे नमाज ही नहीं सकती, नमाज ही नहीं होगी वहां पे, डिस्प्यूटेड जगह पे नमाज। एक बार जी जैन साहब जी, इतिहास में जो बात आती है, और जो समकालीन जो फ्रांसिस स्कॉलर्स आए थे 1700 के आसपास जहांगीर के दरबार में, जिन्होंने भी अपने उसमें लिखा है इस बातों को लेकर कि 1523 से लेकर 1528 के बीच मीर बाकी जो सेनापति था बाबर का, उसके द्वारा यहाँ पर ये मस्जिद बनाई गई थी। ये इसके बारे में उस जमाने के मैटर्स में भी हवाला आता है, और सबसे पहला इसका जो उल्लेख आता है, जो औरंगजेब का ग्रैंडसन था शायद बहादुर शाह प्रथम, तो बहादुर शाह प्रथम ने भी आपके उस टाइम की लैंग्वेज में इस बात के बारे में जिक्र किया है कि पर यहाँ पर के अवध में यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। और जब नेचुरली विदेशी आक्रमण करता आए थे तो ये सारे हिंदुस्तान में या जहां जहां भी गए थे, ये हुआ था कि वहां पर कई जगह मंदिर डिस्ट्रॉय किए गए थे, कई जगह जो स्कॉलर्स थे, यूनिवर्सिटीज थी, वो डिस्ट्रॉय की गई थी। और ये खैर क्योंकि पर हम इतिहास को वापस पहिया है का इसको पलट नहीं सकते, हमें जो कुछ स्थिति जीनी है वर्तमान में ही जीनी चाहिए। इसलिए वहां क्या था क्या नहीं था, अगर इसी पे निर्दिष्ट तय करना है तो फिर तो मेरे ख्याल से मध्यस्थता की जरूरत ही कहां रहेगी, फिर तो कोर्ट अपना आप तय कर देगी कि अगर था, जैसे 1886 में जो इलाहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट जज फैजाबाद ने जो निर्णय दिया था, उसने यही कहा था कि यह देखकर ये लगता है कि यहाँ पर पहले मंदिर था जिसको तोड़कर बनाया गया, पर उनका हिंदुस्तान में बहुत जगह पे हुआ है, और अब 356 साल बाद मैं उस स्थिति को वापस नहीं लौटा सकता, कानून मुझे इस बात की अनुमति नहीं देता। या तो 12 साल बाद मालिकाना हक बदल जाते हैं, तो 356 साल बाद, अब तो खैर और भी ज्यादा हो गए, ये 1886 में 356 साल उन्होंने लिखा था उस समय को। तो इसलिए
इसीलिए शायद इस सारी स्थितियों को चीफ जस्टिस बीइंग ए लीगल ल्यूमिनरी, लीगल आइकॉन, वो समझते हैं इस चीज को। इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम भूतकाल में नहीं जी के वर्तमान में जिए, आपस में बैठकर कुछ देकर, कुछ लेकर, कुछ बड़प्पन दिखाकर, जैसा कि होता है समझौतों में, समझौते से इस मामले को निपटा लें तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। क्योंकि हिंदुस्तान में आज के लिए परंपरा अलग से बन गई है दबाव गुट डालने की। जल्ली कुट्टू को अवैध घोषित किया तो इतना दबाव बन गया था कि सेंटर को अध्यादेश लाना पड़ा। शाहबानो केस में 125 को कहा था कि डाइवोर्स के बाद भी लागू होगा, तो दबाव बनाने के बाद ये तो 1987-88 की बात है कि अमेंडमेंट करके मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन्स एक्ट लाना पड़ा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को बदलने के लिए भी हमारे यहाँ कानून आते हैं। गोलकनाथ के केस में जब ये कानून लाया गया था कि संपत्ति का अधिकार नहीं लिया जा सकता, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था कि नहीं, संपत्ति के अधिकार को ये परिव्यू से 9th शेड्यूल में डालकर, 9th शेड्यूल बनाकर ये परिव्यू से बाहर करने का प्रयास किया गया था। तो इसीलिए बेहतर रास्ता ये है कि इसको बातचीत करके, ये नहीं लगता, और ये भी निश्चित रूप से कि जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर्डल्स डालेंगे इसमें, जिनकी राजनीति इसमें समाप्त होती है, बहुत सारे लोग हैं, परंतु जब समझौता है तो हर एक को कुछ न कुछ खोना पड़ता है और तभी हर एक को कुछ न कुछ मिलता है और तभी जाकर ये बात बनती है। ये इसी परंपरा को ले जाने की कोशिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की है। इतिहास में पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑफर किया कि मैं मध्यस्थता करूंगा। लोग कहते हैं कि चीफ जस्टिस मध्यस्थता करे, सुप्रीम कोर्ट जज मध्यस्थता करे, पर यह पहली बार हुआ कि सीजीआई ने सुनते हुए कहा कि मैं खुद मध्यस्थता करने को तैयार हूं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही होगी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस पर विचार करना होगा और दूसरे हठधर्मिता छोड़ने के साथ में जब टेबल टॉक करने के लिए जाएंगे, पहली बार में जैन साहब सही कह रहे हैं कि इसमें 10 बार भी टेबल टॉक करनी पड़ सकती है, 15 बार भी करनी पड़ सकती है। पहली बार नजरिए पेश करने होंगे, किसका क्या अंदाज है, वो जब बातें आएंगी वो हो सकता है एक बार सर्कुलेट हो, लोगों के विचार उस पर आए। अगली बार जब बैठक होगी तो उसमें कुछ और विचार बनकर के सामने आ सकते हैं। इसी तरह से इसका कोई रास्ता निकाला जा सकता है। आप खान साहब कुछ कह रहे थे बीच में। मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे, देखिए जो इतिहास में जो कुछ भी हुआ है, जैन साहब ने एक बात की तरफ इशारा किया था कि साहब वो किसी उसका जिक्र करते हुए कि साहब मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाए गए और ये हुआ, देखिए उसमें डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ फैजाबाद देखिए अगर किसी इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, अगर किसी बादशाह ने अगर ऐसा किया तो इस्लाम उसकी परमिशन नहीं देता, वो बिल्कुल गलत है। इस्लाम के एतबार से वो बिल्कुल गलत है और हम उसका बिल्कुल पैरोकार नहीं करते, हम उनकी वकालत नहीं करते। लेकिन बहुत सारे बादशाहों के बारे में ये भी आता है कि उन्होंने मंदिरों के लिए भी जमीनें दी हैं। ये इतिहास की बातें हैं, उसको उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। असल अभी इस परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए कि किस तरह से इसके बारे में सही मानों में न्याय हो और माननीय न्यायालय इसमें आगे बढ़कर न्याय करे ताकि सही तरीके से उसको सबको उसका हक मिल सके। खान साहब, आपको लगता है कि समझौता एक आधार नहीं हो सकता? नहीं, हो सकता है ऐसा आधार जी, ठीक तरह से अगर उस पर बातचीत हो तो उसमें जिद और हठधर्मी ना हो। और एक बात और है, इस समझौते की बात को आगे बढ़ाने में, देखिए मैं किसी पर भी शक नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सोच समझ करके बात कह रहा हूं। इसके पीछे भी कोई और उनके हम जो हमारे, मैं कोई किसी पर वो करते हुए कह रहा हूं कि कोई और सुब्रमण्यम स्वामी साहब की तरफ इशारा करते हुए कह रहा हूं। क्या मंशा है उनका? देखिए दिल साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, तब तो कोई बात आगे ठीक से बढ़ेगी। और अगर इस बात को आगे बढ़ाने, इतना आगे बढ़ जाने के बाद फिर बातचीत के लिए आगे बढ़ाना, इसके पीछे कोई और चीजें ना हो जिस तरह की पहले होती रही हैं, साजिशें ना हो, मैं ये कहना चाहता हूं। हम अगर देखिए, मेरा मानना है कि अदालत जहां न्याय मिलता है और संविधान, देखिए अब आज हम अपने अपने धर्मों के प्रति आस्था रखते हो, लेकिन लोकतंत्र के अंदर संविधान सबसे बड़ा आस्था का केंद्र होता है और वही समझिए आपका बाइबल है, वही आपका कुरान है, वही गीता और महाभारत है। तो जब हम उसमें आस्था कर सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र की परंपरा है, और उसी का एक स्तंभ है न्यायपालिका, जो एक आस्था का केंद्र होता है, जहां लोगों को उम्मीद लगती है कि न्याय मुझे यही मिल सकती है। बहुत बड़ी ताकत है हमारी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जस्टिस खेर जो है, उनका व्यक्तिगत मुझे लगता है कि उनका भी एक आस्था ये हो सकती है कि भगवान राम को मानते हो, उनसे ज्यादा उनका भी कोई, लेकिन वो चाहते हैं कि वर्षों से लिंगर ऑन जिस मामला है, अगर मेरे रहते हुए अगर इस मामले का निपटारा होता है तो मुझे भी खुशी होगी कि चलिए मध्यस्थता के रास्ते ये निपटा है। उनका बस ये एक हो सकता है कि लंबों से पता नहीं कितनी सदियां निकल जाएंगी, कितनी पीढ़ियां इसमें चली जाएंगी और ये मामला यूं क्यों यूं रह जाएगा। लेकिन अब वक्त है कि इस बात की, इस नजाकत को समझते हुए अब कुछ पहल ऐसी की जानी चाहिए ताकि कोई रास्ता निकल सके। और जैन साहब ने एक बड़ी बात कही थी कि ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही
इस पर बैठकें बुलाई जानी चाहिए और मध्यस्थता का आधार भी यही होगा। मध्यस्थता का आधार जो इस मामले में मध्यस्थता के लिए लोग आएंगे वो एक तरह से इसके पक्षकार ही नहीं, ये एक तरह से दस्तावेज भी होंगे उसके, और सबको अगर मानने की जिद के साथ में कि हमें मानना ही है इस मामले को, तब ये मामला बैठ सकता है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि केयर साहब ने इतनी बड़ी एक बड़प्पन दिखाते हुए कि हम इसकी मध्यस्थता कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे इन शब्दों को समझना चाहिए, इसकी गहराई को समझना चाहिए। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि हठधर्मिता रहेगी, अदालतों के फैसले आएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई पक्षकार इसको मानेगा और दूसरा पक्षकार नहीं मानेगा, यह भी कोई कहने को तैयार नहीं है। लेकिन होना यही चाहिए कि अब वक्त आ चुका है कि इस रास्ते को कैसे भी खोला जाना चाहिए मध्यस्थता के जरिए। और उम्मीद है कि कुछ लोग जो कुछ दिन पहले तक बहुत ही इस तरह के विचार सामने आ रहे थे कि बिल्कुल संभव नहीं है और हम नहीं होने देंगे, लेकिन वो भी कुछ लिबरल होते जा रहे हैं और कहें कि समझौता अगर होता है तो चले हमें भी खुशी होगी, अब इस मामले को निपटाया जाना चाहिए। चले देर से इसे अगर ये मामला निपटता है तो सभी के लिए हक में होगा, इस देश के हक में होगा और सबके हित भी इसी से सज सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े, और खास खबर में इस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रामगढ़ में टावर जाना का है मास्टर? ठाकुर साहब की हवेली जाना तो है ठाकुर रिजॉर्ट। और कह रही हूँ ठाकुर हवेली। लो आ गए तुम लोग। ठाकुर साहब यहाँ तो सब बदल गया। पर अपने लोग नहीं बदले। मैं राधा बोल रही हूँ। राधा राधा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राधा BSNL अपनों को मुंह से जोड़े। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ,
खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। बड़ी खबर में स्वागत है आपका। मैं अमित और आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने आज कई विभागों का यहां पर दौरा किया और कई उन्होंने कड़े निर्देश भी दिए हैं। उसके अलावा ये भी बात करेंगे कि क्या वास्तव में जब कोई भी नया मुख्यमंत्री बनता है तो कुछ दिनों के लिए वो एक्शन में आता है और बाद में वैसी के वैसी काम शुरू हो जाते हैं जैसे पहले चलते रहते हैं। उसके अलावा अजमेर दरगाह ब्लास्ट में जो फैसला आया है उस पर भी बात करेंगे और बिहार की बात करेंगे, जहां पर बिहार दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास के पंचम तल पर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने हर कमरे का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ की सरप्राइज की विजिट से सभी अधिकारियों में हड़कंप मच गया। योगी सरकार ने लोक भवन के अंदर सभी अधिकारियों के पान गुटखा खाने पर भी रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री को कार्यालय में पहला दिन है। बुधवार सुबह योगी आदित्यनाथ ने राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव से मुलाकात की और योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश भी दिए। इसमें भूचड़ खाने को लेकर एक्शन प्लान मांगा गया है। तो यहां पर सरकार जो दिख रही है वो एक्शन में नजर आ रही है। जी हाँ, यूपी सचिवालय का उन्होंने निरीक्षण भी किया। लोक भवन में पान गुटखा खाने पर प्रतिबंध भी उन्होंने यहां पर लगाया है। अवैध भूचड़ खानों पर भी यहां पर एक बड़ा एक्शन दिखा है। इसके अलावा मंचलों की यूपी में शामत दी आ गई है। कुछ बड़े यहां पर फैसले योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं और पहले ही दिन उन्होंने खासतौर से अवैध भूचड़ खानों पर बड़ा एक्शन लिया है। कई भूचड़ खानों को यहाँ पर बंद भी करा दिया है। कई जो बड़े नेता थे, बीएसपी नेता, उनके जो भूचड़ खाने हैं उन पर भी वहां पर शिकंजा कसा है। तो यहाँ पर बड़े एक्शन में यहाँ पर जरूर नजर आई है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश जी, यहाँ पर अगर देखें, योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिन यहाँ पर एक्शन में आई हैं और कई तरीके के बड़े फैसले लिए हैं। आपको लगता है कि इस तरीके के जो फैसले लिए जाते हैं वो एक दिखाने भर के लिए होते हैं कि वास्तव में कि हम अब आगे हैं और नए फैसले ले रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल भी आए दिल्ली में, उन्होंने भी कई कड़े फैसले लिए। अमरिंदर सिंह की बात करें तो कई बड़े फैसले लिए, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि वही स्थिति नजर आने लग जाती है जो पहले रहती है। देखिए, जहां तक भी है कि जैसे परिवर्तन की बात आती है, जो सत्ता परिवर्तन होता है, दूसरी सरकार आती दल की, जो अपने एक कोई घोषणा पत्र को घोषित करके आती है, जनता से विश्वास वादे वगैरह करके आती है, तो आते ही वो अपने आप को एक्शन में बताने की कोशिश करती है। अब जैसे इलाहाबाद में 2 बूचड़ खाने बंद कर दिए और आपके अफसरों को और मंत्रियों को 15 दिन के अंदर अंदर मतलब अपने संपत्ति का ब्यौरा देने की जो कहा गया है, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो भी, चूंकि यूपी के लिए ये मामले में ये दूसरी बार करीब 15-20 साल बाद में बीजेपी का सत्ता में लौटना रहा है,
तो लिहाजा वो अपना एक मैसेज देना चाहती है कि हम एक्शन में आ चुके हैं। अब चूंकि इतना प्रचंड बहुमत मिला है यूपी में पहली बार भाजपा को, तो उसे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और जहां तक है कि जो ये पुराने जो पटरी पे जिस तरह के जो ढर्रा होता है प्रशासनिक ढर्रे को सुधार, सबसे बड़ी जरूरत हमारे यहाँ पे है कि हम प्रशासनिक ढर्रे को किस